हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल मोनू सर पीसीएम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ का हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हुए इस चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस क्लास से रिलेटेड जब भी मैम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह, दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है, समीकरण। समीकरण की पहचान क्या होती है, उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह कहलाता है समीकरण। समीकरण की पहचान उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पर मैं लिखते हैं 2x + 4 = 7। अब देखिए यहाँ पर दो पक्ष है कि नहीं है, जिसमें से इसको बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं LHS, और इसको क्या बोलते हैं RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कौन सा, बायां पक्ष, और RHS मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, मतलब कौन सा, दायां पक्ष। तो दो पक्ष है कि नहीं इसमें, यस सर। अब बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं है, यस सर। और अज्ञात राशि है कि नहीं है, यस सर। अज्ञात राशि मतलब कि आपको कोई चर मिलेगा, चर मतलब ABCD ग्रुप में आपको चर मिलेगा, तो जिसमें से हमें इसी अज्ञात राशि का मान क्या करना होता है, निकालना होता है। अगर हमें समीकरण को हल करने के लिए कहे तो मतलब हमें क्या करना होता है, इस अज्ञात राशि का मान निकालना होता है। तो ये होता है समीकरण, यानी दो पक्ष रहना चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह रहना चाहिए और कोई ना कोई अज्ञात राशि रहनी चाहिए। लेकिन हमें बच्चों क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होगा जिसमें जो चर होगा उसकी पावर कितना होगा, 2। जो चर होगा उसकी पावर कितना होगा, 2। जैसे अगर मुझे इसी को द्विघात समीकरण बनाना है तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 2x² + 4 = 7 लिखूं। अब बताइए, पहले देखिए कि जो समीकरण के लिए मानक चाहिए उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। समीकरण क्या होता है, दो पक्ष। बताओ बच्चे, दो पक्ष है कि नहीं है, yes, sir। बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं है, yes, अज्ञात राशि है कि नहीं है, तो पहले बताइए समीकरण है कि नहीं है, समीकरण तो यही कहलाता है ना, दो पक्ष रहना चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह रहना चाहिए, अज्ञात राशि रहना चाहिए। तो ये तो समीकरण तो है, लेकिन समीकरण में अगर हम लोग चर को देखें, अज्ञात राशि को देखें, तो अज्ञात राशि जो हमारा x है इसके पावर कितना है, 2। तो ये हमारा जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। यानी यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण। बड़ी समझ में आया कि नहीं आया, तो इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोग जानेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण का मानक रूप का मतलब कि जो द्विघात समीकरण होता है उस किस रूप का होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। बात समझ आई नहीं, तो द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप। तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो बच्चों द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या है, इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, सबको समझेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को बताया कि मानक रूप मतलब होता है कि किसी चीज का बनावट, उसका ढांचा, उसकी संरचना को रिप्रेजेंट करता है। तो ये द्विघात समीकरण जो होता है उसकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है, ax² + bx + c = 0। यानी कि इसमें आपका एक चर रहेगा जिसके पावर कितना रहेगा, 2। ये तो होना आवश्यक है, ये होना क्या है, आवश्यक, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है ना, तो एक ऐसा चर रहना चाहिए जिसकी पावर क्या हो, 2। उसके अलावा एक और चर हो सकता है जिसकी पावर कितनी रहेगी, 1, और उसके अलावा क्या रहेगा बच्चों, एक अचर रहेगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसा होता है, ax² + bx + c = 0। अब देखिए इसमें जो a है, b है और क्या है बच्चों, c, जो c है, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये क्या होते हैं, अचर। अचर मतलब इसके स्थान पर कोई नंबर हो सकता है, इसके स्थान पर कोई क्या हो सकता है, नंबर। जैसे अगर आप a के स्थान पे 5 ले लें तो आप क्या हो जाएगा, 5x²। अगर आप b के स्थान पर 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, 3x। अगर आप c के स्थान पे -4 लें तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब मैंने क्या किया, a b c के स्थान पे अचर संख्या लिया
और अचर संख्या लेने से एक समीकरण बन गया कि बन गया। तो मानक रूप मतलब कि वह बताता है कि द्विघात समीकरण जितने भी होंगे वह इसी रूप के होते हैं। और जब ए बी सी के स्थान पर अलग अलग नंबर को हम लोग रखते हैं तो हमको अलग अलग समीकरण प्राप्त होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ए बी सी के स्थान पर मैं दूसरा अचर ले लूं, ए बी सी के स्थान में क्या ले लूं, दूसरा अचर ले लूं। जैसे दूसरा अचर में जैसे मान लीजिए -3 ले लूं ए के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा -3x का स्क्वायर। बी के स्थान पर मैं क्या ले लूं, बी के स्थान पर 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x। सी के स्थान पर क्या ले लूं, सी के स्थान पर मैं 5 ले लेता हूं तो 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। तो बताइए एक हम लोग को दूसरा डिफरेंट प्रकार का समीकरण मिल गया कि मिल गया। तो ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप का मतलब समझ में आया कि नहीं? मानक रूप का मतलब होता है कि जो हमारा द्विघात समीकरण होगा उसकी बनावट कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी। तो याद रखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पर a b c क्या होते हैं बच्चों अचर, और इसके स्थान पर अलग अलग अचर को रख करके हम लोग अलग अलग प्रकार के समीकरण को बना सकते हैं। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि a b c अचर है। a b c क्या है, अचर है। जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर a बराबर मतलब a बराबर 0 9, क्योंकि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि a b c क्या है अचर है। तो अचर में तो 0 1 2 3 4 5 माइनस वाला नंबर प्लस वाले माइनस वाले नंबर प्लस वाले नंबर और 0 सब कुछ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान समझिए, यहाँ पर मैं अगर कह रहा हूँ कि a b c क्या है अचर है, तो अगर a b c अचर है तो उसमें प्लस का भी कोई नंबर आ सकता है, माइनस का भी कोई नंबर आ सकता है और 0 भी आ सकता है। लेकिन फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि a b c तो अचर है लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि a बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैं a बराबर 0 ले, अगर मैं a बराबर क्या ले लूं 0, तो चलो हम लोग विचार करते हैं कि a बराबर 0 लेने पर क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर बच्चों मैं a बराबर 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा 0x² और सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अगर हम लोग किसी भी चीज में जब 0 से क्या करते हैं गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यानी जब x² में मैं 0 से गुणा करूंगा तो x² पूरा 0 हो जाएगा नहीं, और जब x² पूरा 0 हो गया तो बचा क्या bx प्लस c बराबर 0। अब बताओ बच्चों, जो ये बचा हुआ है क्या इसमें कहीं पर चर के पावर 2 दिख रहा है? नहीं। जो अज्ञात राशि चर है x है उसमें कहीं पर उसकी पावर 2 दिख रहा है? नहीं। तो क्या बच्चों अब ये द्विघात समीकरण रहा? नहीं। अब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो आप अपने दिमाग सोचिए कि अगर हम लोग a के स्थान पर 0 ले लेंगे तो x² वाला पूरा क्या हो जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x² वाला 0 हो गया तब तो ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है कि a के स्थान पर 0 नहीं होना। प्रश्न है कि क्या b के स्थान पर 0 हो सकता है? एकदम। b के स्थान पर अगर आप 0 लेंगे तो जब यहाँ पर b के स्थान पर 0 लेंगे तो कौन सा गायब हो जाएगा x वाला गायब हो जाएगा। लेकिन आपका x² रहेगा कि नहीं रहेगा? वह समीकरण के सभी नियमों का पालन करेगा और साथ ही साथ जो हमारा चर रहेगा उसके पावर कितना रहेगा 2। उसी प्रकार से बच्चों अगर c बराबर मैं 0 ले लूंगा तो क्या हमारा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा? तभी वो द्विघात समीकरण रहेगा। क्यों? क्योंकि तभी हमारा ax² वाला बचेगा। इसलिए यहाँ पर याद रखिए कि जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a b c क्या है बच्चों अचर है। क्या है? अचर है। a b c क्या है अचर है और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b c के स्थान पर आप 0 ले सकते हैं। तो बताइए मानक रूप का मतलब समझ में आया कि नहीं? मानक रूप मतलब उसका बनावट, उसका ढांचा। ये समझिए कि एक प्रकार की मशीन है। इस मशीन में आप a b c के स्थान पर अलग अलग चरों को क्या करके रख करके अलग अलग अचर को रख करके आप अलग अलग प्रकार के ढेर सारे द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यही प्रकार का क्या है मशीन है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखिए इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c जहाँ पर क्या बच्चों a b c क्या रहना चाहिए अचर और a बराबर 0 नहीं। बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ा जाए। याद रखिए तो मैं यहाँ पर देखे द्विघात समीकरण और उसके मानक रूप को क्या कर दिया है परिभाषित कर दिया लिख करके। आइए यहाँ पर समझ लेते थोड़ा सा। द्विघात समीकरण मैंने अभी आपको समझाया है, उसी को मैंने लिखा है। जो समझाया है मैंने उसी को क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। वे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है बच्चों 2 होती है। वे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। अब खाली यहाँ पर ये फोकस कीजिए कि जो चर है उसकी घात 2 है कि नहीं। जो चर है उसकी घात 2 है कि नहीं। देखिए 2x² प्लस 2 यहाँ पर चर x है उसके पावर 2 है
उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहाँ पर जो चर है उसकी पावर कितना है 2। यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर बराबर क्या है 0, तो यहाँ पर भी आपका जो चर है x उसके पावर कितना है 2। और सब के सब समीकरण है, क्यों, दो पक्ष है कि नहीं है, बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं है, और अज्ञात राशि रहनी चाहिए। तो देखिए दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह अज्ञात राशि समीकरण है, दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह और अज्ञात राशि ये भी क्या है समीकरण है। यहाँ पर भी आप देखेंगे दो पक्ष है और बीच में क्या है बराबर का चिन्ह और अज्ञात राशि के रूप में कौन है x है, तो ये भी क्या है समीकरण। और इन सब में चर की पावर अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो ये सब क्या है द्विघात समीकरण। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कैसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो चर है वो x है तो x ही रहना चाहिए, y है तो y ही रहना चाहिए, यानी जो चर रहना चाहिए वो या तो x है तो x रहेगा, y है तो यानी एक चर में रहना चाहिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो रहना चाहिए क्या रहना चाहिए एक चर का मतलब कि अगर उसमें चर x है तो चर x ही रहना चाहिए और चर y है तो चर y। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लिख दिए ax स्क्वायर प्लस by प्लस c, नहीं, एक चर वाला द्विघात समीकरण हम लोग कर रहे हैं। एक चर मतलब कि उसमें x है तो x ही रहना चाहिए, y है तो y। समझेंगे? तो इसका मानक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि a b c क्या है बच्चों अचर है। अचर मतलब जिसका मान बदलता नहीं है, अचर मतलब नंबर, और नंबर क्या हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर जब a b c को मैं अचर कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस या जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि a जीरो नहीं होना चाहिए। तो a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बताया था, क्योंकि अगर आप a जीरो लेंगे तो जो x स्क्वायर वाला है, जो पावर 2 वाला जो हमारा चर है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब a के स्थान पे जीरो रखेंगे x स्क्वायर में जीरो का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर वाला जीरो हो जाएगा, और जब x स्क्वायर वाला जीरो हो गया तो जो आपका समीकरण बचेगा क्या उसमें पावर 2 रहेगा नहीं, और जब पावर 2 नहीं रहेगा तो क्या वह द्विघात समीकरण बना नहीं। इसलिए a b c अचर है लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आप a b c के स्थान पर अलग अलग नंबर लेकर के आप क्या बना सकते हैं ढेर सारे द्विघात समीकरण बना सकते हैं। बात समझ आई नहीं? तो आज हम लोगों ने बस इतना सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मतलब आज हम लोग द्विघात समीकरण का परिचय लिए। ठीक, अब हम लोग कल से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक।